चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ फुल जोश, पूरी शिद्दत के साथ, एंड लेट्स एंजॉय द टॉपिक। वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो ध्यान दो बेटा, अभी आपके जिंदगी का पहला लॉ, थर्मोडायनेमिक्स की जिंदगी का पहला लॉ मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। ठीक है, और उस लॉ को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ये आपके जिंदगी का पहला लॉ ये आपका जीरोथ लॉ। तो उसको पहला लॉ ही था वो, तो उसको फर्स्ट लॉ क्यों नहीं बोला? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है बेटा। वो कुछ ऐसा था बबुआ, वो कुछ ऐसा था कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ये पहले ही बन चुके थे, ये पहले ही दे चुके थे लोग। और क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो लॉ अब हम पढ़ने वाले हैं वो इन दोनों लॉ से बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है। इट्स मोर फंडामेंटल। जो बेसिस है ना थर्मोडायनेमिक्स का, वो यहीं से चालू होता है। मोस्ट फंडामेंटल लॉ। एंड सिंस द नेम्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ were already given, and that's why we gave this law, rather not we. His name is J.B. Fowler. He gave the most fundamental law called as zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. I hope you understood now कि क्यों इसको जीरोथ लॉ बोला जाता है। क्योंकि पहला लॉ और सेकंड लॉ ऑलरेडी बन चुके थे, एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ देना था, पर अभी फर्स्ट और सेकंड ही नाम दे चुके थे, तो फंडामेंटल देना है, तो फर्स्ट के पहले क्या आता है? जीरो, इसलिए इसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट देन। चलो समझ लो इस चीज को। ये लॉ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लव दिस लॉ, क्योंकि ये बहुत ही आसान लॉ है, बहुत ही आसान लॉ है। एंड दिस लॉ सिंपली स्टेट्स दैट, देखो बेटा, मैं बहुत ही कंसेप्चुअल जाने वाला हूं इस लॉ में, सारी चीजों में बहुत ही कंसेप्चुअल जाने वाला हूं। आई वांट ऑल योर 200% फोकस, प्लीज 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 प्लीज, मेरे खातिर पूरा एंड तक देखने का मेरे खातिर प्लीज। ओके, व्हाट दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ if two bodies if two bodies are in thermal equilibrium, if two bodies are in thermal equilibrium with the third body, then they both are in thermal equilibrium. Then they both are also in thermal equilibrium. अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, थोड़ा ध्यान दो बेटा अभी, प्लीज प्लीज। सी, लेट्स डाइसेक्ट these things. Okay, when two bodies, दो अलग अलग bodies, if they are in thermal equilibrium with a third body, सबसे पहले तो समझ लो थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो, इक्विलिब्रियम का सीधा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स is basically what you are talking about equilibrium. Basically we are talking about the balancing. Okay, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत ही आसान है समझना। बेसिकली व्हेन यू से दैट two bodies are in thermal equilibrium, let's say A और B, इसका मतलब the temperature of A and temperature of B both are same. ठीक है, दो टेम्परेचर बेटा, दो बॉडीज अगर मैंने कंसीडर कर ली, इसका टेम्परेचर है लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस। इफ आई वांट टू से दैट दीज टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यू कैनॉट हैव टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये बॉडी और ये बॉडी लेट्स से ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इन दोनों का जो टेम्परेचर है
टेम्परेचर ये दोनों सेम मांगता. The temperature of these two bodies must be same. If that happens, then and then only you can call that these two bodies are in thermal equilibrium. I hope you understand the meaning of thermal equilibrium. ठीक है, चलो चलो देखो, ध्यान से देखो. तो वो बोल रहा है कि भैया दो बॉडी अगर तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों बॉडीज भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है. अगर दो बॉडीज किसी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों बॉडीज भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है. और स्टूडेंट्स इसको बहुत ही आसानी से लेते हैं बेटा, बहुत ही आसानी से लेते हैं. What they say generally, students, is that sir, if TA equal to TB, let's say temperature of A is equal to temperature of B and temperature of B is equal to temperature of C, then temperature of A is equal to temperature of C. ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही होना है. अरे बबुआ, A और B सेम है, टेम्परेचर्स B और C सेम है, तो C और A तो होना ही होना है. इट्स जस्ट लाइक जो हम आम भाषा में रेगुलरली बोलते हैं, if A equal to B, B equal to C, then C equal to A. तो इसको लॉ बोलने की क्या जरूरत है? थर्मोजीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इतनी फुद्दू सी चीज के लिए, इतनी फुद्दू सी चीज के लिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और आप सिलेबस में पढ़ रहे हो इस चीज को बाकायदा एकदम ताकत से. इतना क्या है इसमें? ये जनरली स्टूडेंट्स का सवाल होता है, और अब मैं इसका आंसर देने वाला हूं. प्लीज ध्यान से दो, प्लीज ध्यान से देखो देखो देखो. चलो, अंडरस्टैंड दिस, प्लीज प्लीज देखो देखो प्लीज देखो. मैं क्या बोल रहा हूं? इफ टू बॉडीज, let's say this is body A, this is body B, and this is body C. If these two bodies are in thermal equilibrium with the third body, if these two bodies, this first and second body A and B, are in thermal equilibrium with the third body, then I am saying, so see, TA is equal to TC. This is body A is in thermal equilibrium with body C. Then TB is equal to TC, that is second body is in thermal equilibrium with body C. Then I can say that TA and TB, TA is also equal to TB. But what is the catch? कैच क्या है? कैच क्या है? कैच क्या है? प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान, अरे प्लीज ध्यान दो. कैच क्या है? कैच, ये तो बहुत ही आसान बात है. कैच क्या है इसमें? कैच ये है बेटा, कैच ये बेटा कि बॉडी A is in contact with body C, and we are saying that body A is in thermal equilibrium with body C. Body B is in contact with body C, and we are saying that body B is in thermal equilibrium with body C. So body A and B are in thermal equilibrium with body C, and then we are saying that body A and body B are also in thermal equilibrium without having any contact. नो कॉन्टैक्ट, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है. कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है. अरे समझ में आवता है कर बबुआ? अरे ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज. प्लीज लुक एट दिस केयरफुली वन मोर टाइम. Body A and body B, when let's say two bodies are in thermal equilibrium with body C, then body A and body B are in also thermal equilibrium even if they are not in contact. इसका मतलब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये आधी अधूरी है. This is the catch, this is the catch. Even if they are not in contact, even if they are not in contact. तो आप बोलोगे सर इसको लॉ क्यों बोला गया? लॉ क्योंकि यही तो चीज है बेटा, यही तो चीज है, फंडामेंटल चीज. फंडामेंटल चीज यही तो है. किस चीज का फंडामेंटल? जो आपके सामने एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन दिख रहा है आपको, जिसको आप बोलते हो थर्मोमीटर, जिसको आप बोलते हो थर्मोमीटर. थर्मल मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट का जो बेसिस है ना बेटा,
टेम्परेचर मेजरमेंट का जो बेसिस है, फंडामेंटल है, वो इसी लॉ के बलबूते पे है, इसी लॉ के बलबूते पे है। अगर ये ना होता तो ये इन्वेंशन का कोई अहमियत ही नहीं होती। और इसीलिए मेरे दोस्तों इसको एक लॉ का दर्जा दिया है। इट इज कॉल्ड एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज अ इट इज कॉल्ड एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जस्ट इन केस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, लेट से आप मान लो अगर आपने थर्मोमीटर लिया, आप में से बहुत से लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे होंगे कि सर इसको क्या थर्मोमीटर बोलते हो, क्या ड्राइंग निकालिए, ये मेरी ड्राइंग है और ये मेरा थर्मोमीटर है, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सो दिस इज माय थर्मोमीटर। ओके, let's say this is in contact with some body. Let's say this is called as body C. This is made up of glass. This outside thing is a glass. Let's say this is body B, and let's say this is a mercury. Mercury को red में represent किया है. Let's say this is body A. Let's say this is body A. तो समझ लो this C का body, this इसका temperature हमें गिनना हो, इसका टेम्परेचर हमें गिनना हो, what we are doing is we are keeping in contact with body B and C, and we are saying that let's see whether they are in thermal equilibrium. So body B and body C becomes in thermal equilibrium, and then body B and body A becomes in thermal equilibrium. That's how the temperature rises. That's how the temperature rises, so that thermal equilibrium attained हो. जो मर्क्यूरी राइज हो रहा है वो टेम्परेचर के बेसिस पे हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो टेम्परेचर सेंस कर रहा है, इट इज राइजिंग 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 टिल इट comes under a thermal equilibrium with body B, till it reaches thermal equilibrium with body B, and till this body reaches thermal equilibrium with body C. And that's how the zeroth law of thermodynamics is working behind this principle. और फिर आप बता सकते हो कि भैया इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, जहां पे मर्क्यूरी, क्या मर्क्यूरी C के साथ एक्चुअल कांटेक्ट में है? नहीं, एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं है, जरूरी नहीं है, अभी अभी देखें, जरूरी नहीं है। And that's how this invention you could see, which has the fundamental basis of zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Let me put some seeds into your head. अभी मैं आपके दिमाग में कुछ बीज डालने वाला हूं, जो बेसिस बनेगा नेक्स्ट लेक्चर का, जो बेसिस बनेगा। देखो, तो फंडामेंटली हमने थर्मोमीटर का इजाद किया, और जो जिसका बेसिस था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पर अरे भैया, मेजर करना है टेम्परेचर, व्हाट यू वांट टू डू इज मेजर। और मेजर करने के लिए आप जानते हो कि भैया हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेजर करने के लिए? स्केल। स्केल, ठीक है, ठीक है। आपने बहुत सारे स्केल्स पढ़े होंगे। एक स्केल आपने पढ़ी है जिसका नाम है सेल्सियस स्केल, और यू कैन सेल्सियस स्केल को आप सेंटीग्रेड स्केल से भी जानते हो, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ थर्मोमीटर मेजरिंग 0 डिग्री सेल्सियस एंड मेजरिंग 100 डिग्री सेल्सियस। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहां पे मैं खत्म कर दूंगा ये क्वेश्चन पूछ के, पर ये क्वेश्चन को समझ लो बेटा, क्योंकि यही मोटिवेशन होगा नेक्स्ट लेक्चर का। ध्यान से, जब आप बोलते हो कि सर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है या 100 डिग्री सेल्सियस है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये 100 है, ये आपको कैसे पता? ये जीरो है, ये जीरो है, ये कहां से आई? ये वैल्यू कहां से आई? किसने बोला कि ये 0 है? किसने बोला कि जो भी मेजर किया 100 वो 100? ये 100 ये नंबर आया कहां से? ये 0 ये नंबर आया कहां से? समझ लो, मैंने अपनी खुद की स्केल बनाई, एक थर्मोमीटर बनाया मैंने, उसी चीज को इसी बॉडी को जो ये 0 बोल रहा था, क्या मैं इसको 20 बोल सकता हूं? इसी चीज को जो ये 100 बोल रहा था,
क्या मैं यहां पे इसको कुछ भी 80 80 मेरे हिसाब से क्या मैं ये बोल सकता हूं? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, अभी तक तो हम 0 और 100 सब मेजर करते हैं। तो वही तो पूछ रहा हूं मैं आपको, जिसने भी पहली बार स्केल बनाई होगी, लेट से सेल्सियस भाई साहब ने बनाई स्केल, तो उसको कैसे पता, सबसे पहली बार बता रहा हूं बेटा, सबसे पहली बार जब बनाई, उसको कैसे पता कि ये जो भी गिना जा रहा है वो जीरो है, ये नंबर कैसे है, ये 50 क्यों नहीं है, 20 क्यों नहीं है, 30 क्यों नहीं है, -20 क्यों नहीं है, जीरो ही क्यों है? या फिर अगर 100 गिन रहा है वो, तो वो 100 ये नंबर आया कहां से, ये कहां से आया? इन सारे तमाम चीजों के आंसर्स I will be discussing Celsius scale, I'll be discussing Kelvin scale, और मैं इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा बेटा। देखो बहुत से बुक्स केल्विन स्केल का सिग्निफिकेंस ही नहीं बताते। हो क्या रहा है एग्जैक्टली, केल्विन स्केल बता क्या रहा है, ये मोस्ट ऑफ द बुक्स दे डोंट टेल, मोस्ट ऑफ द बुक्स, वेरी रेयर बुक्स यू विल फाइंड। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस मैं बताने वाला हूं बेटा, मैं आपको 100% बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, आई प्रॉमिस, आई गारंटी, आई विल टेल यू, एंड इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस। इंटरव्यू में जो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। समझ लो, वो बोलेगा कि लेट्स से यू हैव 1 केल्विन एंड लेट्स से यू हैव 5 केल्विन। एक बार आपने 1 केल्विन मेजर किया, एक बार आपने 5 केल्विन मेजर किया, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, इससे इंफॉर्मेशन क्या मिली आपको, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्या मिली आपको, हो क्या रहा है, ये केल्विन स्केल के बिहाइंड द स्टेज क्या हो रहा है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड मैनर में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल मैनर में। प्लीज डोंट मिस दैट लेक्चर एंड मेक श्योर दैट यू अटेंड एंटायर लेक्चर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Okay, please promise me that, and I will give you my best, I will give you my best to teach, and I will give you best experience as much as I can. Okay, so see you all in the next lecture। ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखो और नेक्स्ट लेक्चर देखो और फिर उसके मजे लूटो। All right, so see you all and see you in the next lecture. Till then, bye bye, bye bye, bye bye.